डॉक्टर पीके वर्मा काफ़ी दिनों के बाद फिर आप सभी स्टूडेंट से अपने इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात कर रहा हूं। कहते हुए बहुत बुरा लगता है, हम ये कैसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। यह कोरोना पैंडेमिक किस बुरी तरह हमें अपने अपने घरों में जकड़ कर रखे हुए है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बाजार बंद हैं और हम सभी मोनोटोनी के शिकार हो रहे हैं। खासकर छात्रों की पढ़ाई, उनका फ्यूचर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आपने जब बीएससी में एडमिशन लिया अक्टूबर या नवंबर महीने में, मुश्किल से कुछ क्लासेज आपने किया, लेकिन तभी स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो गए। ऐसे में न सिर्फ आपको बल्कि आपके शिक्षकों को भी आपके भविष्य की चिंता सताते रहती है। और यही सोचकर मैंने फिर से आप सभी को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की है। फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जूलॉजी ऑनर्स पास कोर्स पार्ट 1 सब्सिडी कोर्स सभी में इनवर्टिब्रेट जूलॉजी या नॉन कॉर्डेटा पढ़ाया जाता है। पार्ट 1 का प्रारंभ ही नॉन कॉर्डेटा से होता है, जिसका पहला फाइलम प्रोटोजोआ है और इस प्रोटोजोआ में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नाम का यह प्राणी जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स के सब्सिडी में और पास कोर्स के बच्चों के लिए सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सबसे पहले हम लोग समझें कि ये एंटामीबा है क्या, इसका पता ठिकाना क्या है। पहले फाइलम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम का पहला फाइलम माना जाता था, लेकिन जब से व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। इस प्रोटोजोआ में एक क्लास है सार्कोडीना, जिसके सभी मेंबर्स स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करते हैं और यही स्यूडोपोडिया उनके फीडिंग में भी मदद करते हैं। स्यूडोपोडिया की कई तरह की बनावट होती है, जिसमें एक जो सबसे कॉमन है, अमीबा और एंटामीबा में पाया जाता है, वह है फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। ऐसे स्यूडोपोडिया को लोबोपोडिया कहा जाता है और इसलिए इस ऑर्डर का नाम लोबोसा रखा गया है। इसमें जीनस एंटामीबा है और एंटामीबा के कई स्पेसीज हैं, जिसमें एक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आपके कोर्स में है। तो हम लोग समझें कि इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का क्या महत्व है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और यह क्या करता है, कहाँ रहता है। सबसे पहले लेम्बल नाम के वैज्ञानिक ने 1859 में डिसेंट्री पेशेंट के स्टूल में अमीबा जैसे इस स्पेसीज को देखा, लेकिन वे कंफर्म नहीं थे कि यह स्पेसीज स्टूल में क्यों है, इसके कारण शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बाद में लॉस ने 1875 में यह स्थापित किया कि यह अमीबा जैसा जंतु डिसेंट्री नाम की बीमारी का कारण है। उन्होंने उस समय इसे अमीबिक डिसेंट्री या अमीबायसिस नाम दिया। इस जंतु का नाम रखा गया अमीबा कोलाई। लेकिन यह जीनस अमीबा
फ्री लिविंग प्रोटोजोआ का जेनरा है जिसमें अमीबा प्रोटियस, अमीबा वेरिकोसा और कई अन्य जीव हैं, जबकि यह एक पैरासाइट है। अमीबा कोलाई एक पैरासाइट है और पैरासाइट भी कहाँ, तो यह हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, यानी एंटेरिक पैरासाइट है। इसलिए उन्होंने अमीबा नाम की जगह पर एंटामीबा नाम का प्रयोग किया और अब इसे एंटामीबा कहा जाता है। यह अमीबायसिस वास्तव में अमीबा के द्वारा नहीं बल्कि एंटामीबा के द्वारा होता है। यह अमीबायसिस नाम की बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब लोगों की बस्तियों में, डेवलपिंग कंट्रीज में जहां सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, नालियां सड़क पर बहती है, पानी के स्रोत मुख्य रूप से कुएं, चापानल या तालाब हैं, नदियां हैं, वैसे डेवलपिंग एरिया में या पुअर एरिया में अमीबायसिस यानी अमीबिक डिसेंट्री बड़ा ही कॉमन बीमारी है और खासकर यह बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है। इसे उत्पन्न करने वाला स्पीशीज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, क्योंकि वह इंटेस्टाइन, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले हिस्से को, इपिथेलियम को डैमेज करता है, घाव उत्पन्न करता है, यानी टिश्यू का लाइसिस करता है। इसीलिए इसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका यानी टिश्यू का लाइसिस करने वाला कहा गया। एंटामीबा के दो और स्पीशीज हैं जो हमारे बॉडी में मिलते हैं। एक है एंटामीबा कोलाई, वह भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की तरह ही कोलोन में रहता है, लेकिन यह हार्मलेस है, नॉन पैथोजेनिक है, इससे कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि अमीबा कोलाई एंटामीबा कोलाई नहीं है। जो पुराना नाम अमीबा कोलाई था वह एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हो गया और एंटामीबा कोलाई एक अलग स्पीशीज है। एक तीसरा स्पीशीज है एंटामीबा जिंजिवैलिस। यह एंटामीबा जिंजिवैलिस दांत के मसूड़े में पलता है, दांत के मसूड़े को कमजोर करता है, जिससे कि मसूड़े से ब्लीडिंग होता है, महक आती है। इस बीमारी को पायरिया कहा जाता है। हालांकि पायरिया का कारण अकेला एंटामीबा जिंजिवैलिस नहीं है। एक दूसरा प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास बक्केलिस भी पायरिया उत्पन्न करने में मदद करता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी पायरिया उत्पन्न होता है और दांत अगर कमजोर हो तो पायरिया के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। अब जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, यह इंटेस्टाइन की दीवार में छेद कर सकता है, वहां घाव उत्पन्न कर सकता है और अंदर जाकर ब्लड के द्वारा वह शरीर के विभिन्न हिस्सों में बह सकता है, दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह लीवर में अक्सर पहुंच जाता है और कभी कभी लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन इत्यादि में भी चला जाता है। जब यह लीवर में पहुंचता है, लीवर में घाव उत्पन्न करता है, उसके सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करता है, तो उसका तुरंत और उचित इलाज आवश्यक है, वरना यह कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अब जो एंटामीबा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में पलता है, हम डिसेंट्री पेशेंट के स्टूल का टेस्ट करें, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, तो उसमें इसका एडल्ट फॉर्म या मैच्योर फॉर्म दिखाई पड़ेगा। यह यूनिन्यूक्लिएटेड मैच्योर फॉर्म ट्रोफोजोइट कहलाता है,
क्योंकि यह इसका एक्टिव फीडिंग स्टेज है। यह हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले भोजन के अवशिष्ट का भक्षण करता है और दीवार में घुसकर हमारे टिश्यूज को, कनेक्टिव टिश्यू को, ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करता है, आरबीसी का भक्षण करता है। एंटामीबा में एक ही स्यूडोपोडियम होता है, इसलिए इसे मोनोपोडियल स्पीसीज कहा जाता है। लेकिन जब यह भोजन ग्रहण करता है तो इसके स्यूडोपोडिया की सतह पर छोटे छोटे कई सारे स्यूडोपोडिया बन जाते हैं और उन्हीं की मदद से यह सेल के टुकड़े और आरबीसी का भक्षण करता है। एंटामीबा में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। एक्टोप्लाज्म खाली होता है, उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जबकि एंडोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कई सारे फूड वैक्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलता है और चूंकि ये कोलोन के एनॉक्सिक मीडियम में रहते हैं, इसलिए ऐसे एंडोपैरासाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते हैं। इनका मीडियम हाइपरटोनिक है, हाई कंसंट्रेशन वाला मीडियम है, जिसमें एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वाटर लॉस होते रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। हाँ, इस वाटर लॉस को पूरा करने के लिए ये खाली वैक्यूल बनाते हैं। फूड कप बनाते हैं जिसमें फूड की जगह पर पानी भरा रहता है और उसे जब वह एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर कर लेते हैं तो वह एक वाटर वैक्यूल बन जाता है। इस तरह से पानी ग्रहण करने की क्रिया, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। जब हम ट्रोफोजोइट्स को आयरन हिमाटोक्साइलिन नाम के रंग से रंगते हैं, यह रंग विशेष रूप से न्यूक्लियस को रंगने के लिए बनाया गया है। क्रोमोसोम भी रंगा सकता है, तो न्यूक्लियस के बाहर भी छोटे छोटे ब्लू पर्पल कलर के दाने आपको दिखाई पड़ेंगे। कभी कभी यह काफ़ी बड़ी रचना के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इन्हें क्रोमेटोइड बडीज कहा जाता है। यह भी न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है और संभवतः यह रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है, जो सिस्ट बनने के बाद, किसी नए होस्ट में जाने के बाद, जब यह एंटामीबा सिस्ट से बाहर इमर्ज करता है तो उस समय प्रारंभिक भोजन के स्रोत के रूप में ये क्रोमेटोइड बॉडी और ग्लाइकोजन पार्टिकल्स काम आते हैं। इनके न्यूक्लियस के पेरिफेरल हिस्से में आपको पर्पल कलर काफ़ी गाढ़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्रोमैटिन मुख्य रूप से किनारे किनारे जमा रहता है और कुछ क्रोमैटिन इसके सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में भी पाया जाता है, जिसे कैरियोसोम या एंडोसोम कहा जाता है। इनमें धागे नुमा क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते हैं, फिर भी क्रोमोसोम की संख्या का एनालिसिस किया जाता है डीएनए की मात्रा के आधार पर। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि बहुत सारे एनिमल्स जो मांसाहारी हैं, कार्निवोरस हैं, एनिमल्स के फ्लेश को बिना पकाए खा जाते हैं और पचा भी लेते हैं। आप भी मटन चिकन खाते हैं, उसे पचाते हैं, तो आखिर हमारे पेट में यह एंटामीबा, जियार्डिया, टेपवर्म या राउंड वर्म कैसे पलता है? भोजन की तरह हम उसे क्यों नहीं पचा पाते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब है
कि प्रोटोजोआ अगर हो तो सेल की सतह से, और अगर कोई वर्म हो तो एपिडर्म की सतह से कुछ ऐसे केमिकल्स का डिस्चार्ज करते रहते हैं जो एंटी एंजाइम्स होते हैं। अर्थात जब वे एंजाइम के संपर्क में आते हैं तो वे एंजाइम को नष्ट कर देते हैं, डिनेचर कर देते हैं, जिसके कारण कि वह एंजाइम इनके ऊपर अपना कोई प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। वह एंजाइम इन्हें पचा नहीं पाता है। इस तरह से एंजाइम्स को नष्ट करने के कारण ही पेट खराब यानी डिसेंट्री की शिकायत होती है, इंडाइजेशन की शिकायत होती है। यह देखिए एंटामीबा का लाइट माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। आप इसमें सेल के ऊपर के तरफ न्यूक्लियस देख रहे हैं, जिसके बीच में कैरियोसोम और 3-4 अन्य छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो इसके फूड वैक्यूल्स हैं। यह इसका टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। 4 न्यूक्लियस दाहिनी तरफ नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा है, और ये लंबा सा जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है एक रचना, यही इसका क्रोमेटोइड बॉडी है। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफी बड़ी मात्रा में इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन जमा है। ये बहुत ही खूबसूरत वाटर में सस्पेंड कराकर एंटामीबा का फोटोग्राफ लिया गया है। इसमें सेल के अंदर 3-4 वैक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम दिखाई पड़ रहा है। अन्य सभी एंटामीबा में भी आपको स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस और कैरियोसोम दिखाई पड़ रहा है। यह एक एक्सीलेंट फोटोग्राफ है। अब यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंटामीबा का। पहला डायग्राम ऊपर बाईं ओर ट्रोफोजोइट का है, जिसमें ऊपर की ओर जो नुकीला सा हिस्सा निकला हुआ है वह इसका अकेला एकमात्र स्यूडोपोडिया है। बाहरी हिस्सा जो दानेदार दिखाया गया एक्टोप्लाज्म है, और अंदर जो गाढ़ा जालनुमा बना हुआ दिखाई पड़ रहा वह एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म में डार्क ग्रेन्यूल के रूप में वैक्यूल, और सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम दिखलाया गया है। ऊपर दाहिनी ओर यह ट्रोफोजोइट कंडेंस होकर प्रीसिस्टिक स्टेज में चला गया है। अब यह सिस्ट का निर्माण करने जा रहा है। नीचे की ओर आप देखिए, दाहिने से बाईं की ओर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और सेल के चारों ओर एक सिस्ट वाल बन जाता है। यह सिस्ट वाल प्रोटेक्ट वाल है, जिससे बाहरी वातावरण का अंदर के सेल के साइटोप्लाज्म पर, न्यूक्लियस पर कोई बुरा असर, एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके कारण कई दिनों तक ये मिट्टी में सूखे हुए में भी पड़ा रह सकता है। अब एंटामीबा का एडल्ट फॉर्म यानी ट्रोफोजोइट जो हमारे कोलोन में पाया जा रहा है, उसके 2 रूप होते हैं। एक है माइन्यूटा फॉर्म, जिसका आकार 15 माइक्रोमीटर से कम होता है। यह इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ही पड़ा रहता है, हमारे फूड के अवशिष्ट पार्ट को खाता है, बड़ा होकर बाइनरी फिजन करता है, लेकिन यह कोलोन की दीवार को कुछ नहीं करता, कोलोन की दीवार को घायल नहीं करता है। हाँ, जब यह बाइनरी फिजन करता है तो यह ज़्यादा भोजन उपलब्ध रहने पर बड़ा होकर मैग्ना फॉर्म में मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि माइन्यूटा फॉर्म और मैग्ना फॉर्म इसके 2 रूप हैं, न कि 2 अलग अलग प्रजाति या स्पेसीज। जो मैग्ना फॉर्म होता है उसका आकार 25 माइक्रोमीटर तक होता है।
यह कोलोन से चलते हुए इंटेस्टाइन की दीवार तक पहुंचता है, इपिथीलियम को डैमेज कर अंदर सब म्यूकोसा में चला जाता है। वहाँ इपिथीलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज कर उसे खाते रहता है। यह ब्लड कैपिलरीज को भी डैमेज करता है और आरबीसी को खाता है। और तो और यह ब्लड की नली के द्वारा अंदर जाकर शरीर के दूसरे अंगों में भी बहते हुए जा सकता है और दूसरी जगह पर भी इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है। आमतौर से सब म्यूकोसा में रहकर वह अफेक्टेड जगह पर घाव उत्पन्न करता है। यह घाव सुपरफिशियल हो सकता है, थोड़ा गहराई में हो सकता है या काफ़ी गहराई में हो सकता है। जब यह घाव फटता है तो उस जगह से ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलकर थक्के में बदल जाते हैं और इन्फेक्शन के कारण पूरे इपिथीलियम की सतह से काफ़ी मात्रा में म्यूकस सिक्रीशन होता है। इस तरह म्यूकस और ब्लड का क्लॉट यह एक सामान्य लक्षण है जो अमीबिक डिसेंट्री के केस में दिखाई पड़ता है। अमीबिक डिसेंट्री में 5-6 बार लोग लैट्रिन जाते हैं। फीकस की मात्रा थोड़ी कम होती है, साथ में म्यूकस और ब्लड के थक्के दिखाई पड़ते हैं और डिफिकेशन के समय दर्द महसूस होता है। कभी कभी पेट में जोर से मचोड़ भी होता है। तो दर्द और मचोड़ डिसेंट्री का एक सामान्य लक्षण है। अब इस तरह का लक्षण बैक्टीरियल डिसेंट्री में भी होता है। बैसिलस नाम का बैक्टीरियल ग्रुप जो कोलोन में रहता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, वह भी डिसेंट्री उत्पन्न कर सकता है। लेकिन उसमें जब ब्लड बाहर आता है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेश नज़र आता है। उसकी जांच करें तो उसमें आरबीसी के ऊपर आरबीसी थाक लगाकर पाइलिंग करके रॉलियॉक्स फॉर्मेशन करता है, जबकि अमीबिक डिसेंट्री में रॉलियॉक्स फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावे अमीबिक डिसेंट्री की पहचान है कि फीकस के अंदर मार्बल्स के छोटे छोटे कण की तरह चमकदार सफ़ेद रंग के चारकॉट लीडन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एंटामीबा के इन्फेक्शन में मिलता है। किसी और तरह के डिसेंट्री या डायरिया में यह नहीं मिलता है। अब जब प्रीसिस्टिक स्टेज आता है, 4-5 दिन 6 दिन तक लगातार इन्फेक्शन के बाद अंदर का वातावरण अनफेवरेबल हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में माइन्यूटा और मैग्ना फॉर्म बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ये धीरे धीरे गोल हो जाते हैं। इनके फूड वैक्यूल और पिनुसाइटिक वेसिकल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन इनमें क्रोमेटोइड बडीज और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये अपने चारों ओर एक सिस्ट वॉल सिक्रीट करना प्रारंभ करते हैं और अंदर में न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है। जब 1 से 2 बनता है तो बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, और जब 2 से 4 न्यूक्लियस हो जाए तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का निर्माण करता है। ये दोनों प्रकार के सिस्ट स्टूल टेस्ट करने पर हमें दिखाई पड़ते हैं। पहले माना जाता था कि एंटामीबा के सिस्ट में 2 दीवार होती है, बाहरी दीवार लिपिड की और भीतरी दीवार प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए एंटामीबा स्टमक में रिलीज नहीं होता है। डिओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरते हुए सिस्ट वॉल डाइजेस्ट हो जाता है, तब उसके अंदर से एंटामीबा जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड होता है वह बाहर आता है।
लेकिन 2011 के एक रिसर्च में यह कन्फर्म हुआ कि एंटामीबा का सिस्ट एक ही लेयर का होता है और यह काइटिन का बना होता है। काइटिन एक तरह का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, जो बीटा 14 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना है। यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लंबे लंबे चेन के रूप में, धागे के रूप में पॉलीमर बनाकर काइटिन का निर्माण करते हैं। यह काइटिन कुछ प्रोटीन से जुटा रहता है, जिसे दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। एक प्रोटीन जैकब लेक्टिन कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है जो काइटिन के साथ क्रॉस लिंक बनाता है, और दूसरा प्रोटीन है जेसी लेक्टिन्स। इसके कारण यह काइटिन की दीवार इम्परमेबल हो जाती है, बाहर से कुछ भी अंदर जाना असंभव हो जाता है। इस डायग्राम में इसका लाइफ साइकिल दिखलाया गया है। आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ट्रोफोजोइट बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है, उससे दो डाउटर ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, बाद में यह प्रीसिस्टिक फॉर्म में बदलता है और टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाता है। वाटर और फूड के कंटामिनेशन के द्वारा जब यह फिर आदमी के इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो एंटामीबा, जिसमें 4 न्यूक्लियस है, बाहर आता है और फिर प्रत्येक न्यूक्लियस के एक एक बार माइटोसिस के द्वारा डिवीजन से या बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीजन से 4 आउटर एंटामीबा की उत्पत्ति होती है। अब यह आदमी के अंदर आता कैसे है? तो मान लिया कि किसी तालाब के बगल में नाली है, सड़क पर पानी बह रहा है, नाली और सड़क का पानी तालाब में चला गया, तालाब के बगल में कुआं या चापा नल है, तो अंदर ही अंदर यह कंटामिनेटेड वाटर जो तालाब में जमा था वह कुआं और चापा नल में जा सकता है, हैंडपंप में जा सकता है। कम गहराई पर से निकाले जाने वाले पानी में इस तरह के बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का कंटामिनेशन हो सकता है। नदियों में बहकर जब ये जाते हैं तो नदियों के पानी में भी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। गांव देहात में, गरीब एरिया में लोग ओपन में फीकल डिस्चार्ज करते हैं। ओपन डिफिकेशन, खुले में मल त्याग होता है, वहीं बच्चे खेलते रहते हैं। खेलने की जगह सड़क के किनारे भी होती है, उनके बॉल और पुली, डंडा की पुली, ये सब नालियों में जाते रहते हैं, जिसे निकाल कर वो फिर खेलने लगते हैं। अगर ऐसे बच्चे बिना हाथ धोए, बिना हाथ अच्छी तरह से मले खाना खाते हैं तो उनके हाथ में लगे धूल के साथ एंटामीबा के सिस्ट भी उनके स्टोमक में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। प्रदूषित पानी पीने से, खुले में रखे हुए भोजन पर मक्खियों के बैठने से एंटामीबा और बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। इसलिए बिना हाथ को अच्छी तरह साफ किए हाथ से कुछ भी चीज खाना बच्चों के लिए खतरनाक है। पानी जितना स्वच्छ हो सके, फिल्टर हो सके, ऐसा पानी पीने से कंटामिनेशन का, इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। इसलिए पानी की स्वच्छता
घर की स्वच्छता, हाथों की स्वच्छता एकदम आवश्यक है। मक्खियों पर नियंत्रण एकदम आवश्यक है। अब जब यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट से बाहर निकलता है तो इसे मेटासिस्टिक एंटामीबा कहा जाता है या एक्ससिस्टिक एंटामीबा कहा जाता है। इसके चारों न्यूक्लियस एक एक कर डिवाइड करते हैं, सीरियल माइटोसिस करते हैं और 8 डॉटर एंटामीबा की उत्पत्ति करते हैं, यानी 8 ट्रोपोजोइट बनते हैं। इनमें कुछ माइन्यूटा फॉर्म और कुछ मैग्ना फॉर्म भी होते हैं। 3-4 दिनों के अंदर इनकी इतनी अधिक संख्या हो जाती है कि ये अब हमारे इंटेस्टाइन पर अपना प्रभाव दिखला सकते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकते हैं, डाइजेशन को प्रभावित कर सकते हैं, यानी म्यूकस, इनडाइजेशन और डिसेंट्री का लक्षण आता है। इसलिए इनके डिस्पोजल से लेकर भोजन और पानी के कंटामिनेशन से बचाव का ख्याल रखना यह एंटामीबा के प्रचार प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अब आपने अब तक समझा कि एक आदमी से फीकस के साथ, स्टूल के साथ निकलकर यह खुली जगहों पर या पानी में चला जाता है और फिर सीधे दूसरे आदमी के अंदर पहुंचता है, यानी इस बीमारी का, इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सिर्फ एक ही पोषक, एक ही होस्ट है, वह है आदमी। तो ऐसे पैरासाइट जिसको एक ही होस्ट हो उसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। अब इस डायग्राम में दिखलाया गया कि किस तरह एंटामीबा इंटेस्टाइन में रहकर बाइनरी फ्यूजन करता है और 1 से 2 एंटामीबा का निर्माण करते रहता है। बगल के दूसरे डायग्राम में बताया गया कि किस तरह एंटामीबा अपना सिस्ट बनाता है, जिसमें 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनता है और फिर यह सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ह्यूमन इंटेस्टाइन में जब आ जाता है तो इससे मेटासिस्टिक एंटामीबा निकलकर सीरियल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 8 डॉटर एंटामीबा का निर्माण करता है। एंटामीबा का इंक्यूबेशन पीरियड 3-4 दिन से लेकर 4-5 दिन तक ही होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इसलिए इन्फेक्शन के 4-5 दिन के अंदर ही बीमारी का सिम्टम नजर आ सकता है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एंटामीबा का इन्फेक्शन है फिर भी बीमारी का लक्षण नहीं आया है, तो इसे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें सिर्फ ल्यूमेन के अंदर एंटामीबा रहता है, इंटेस्टाइन की दीवार डैमेज नहीं होती है, इसलिए सिर्फ इनडाइजेशन और म्यूकस डिस्चार्ज होता है। दूसरा इन्वेसिव इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस है, जिसमें डिसेंट्री, कोलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, टॉक्सिक्स, मेगाकोलोन, अमीबोमा इत्यादि होता है। और कई बार ब्लड के द्वारा जब यह बॉडी के अन्य अंगों में जाता है तो उसे इन्वेसिव एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस कहा जाता है। इस स्केच डायग्राम में आप देख रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन है, ऊपर वाले सिम्प्टोमेटिक है, लक्षण आ रहा है। यह लक्षण इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का भी हो सकता है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का भी हो सकता है। नीचे की ओर एसिम्प्टोमेटिक है, ये कैरियर का काम करेंगे, रोग को फैलाएंगे, लेकिन इनमें अपना कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं और इन्फेक्शन के कारण इनमें डिसेंट्री की संभावना रहती है।
इंटेस्टाइन में घाव करने के कारण इंटेस्टाइनल अल्सर होता है, ब्लीडिंग होता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, डायरिया, पेट में मचोड़ इत्यादि कॉमन लक्षण होते हैं, जो कि सबसे अधिक लोगों को इन्फेक्शन के बाद दिखाई पड़ता है। अगर यह लीवर को प्रभावित करता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है, तो पेट में दर्द के साथ साथ वोमिटिंग टेंडेंसी, कई बार वोमिटिंग हो जाना, मुंह का स्वाद तीखा नजर आना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। अगर हम ब्लड की जांच करावें तो लीवर डैमेज का सिम्टम जैसे कि एसजीपीटी लेवल बढ़ जाना, ये आमतौर से देखा जाता है। अगर यही इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो इसे बैसिलरी डिसेंट्री कहा जाता है। इसमें बार बार 10, 12, 15 बार लोग लैट्रिन जाते हैं। लैट्रिन में स्टूल वॉल्यूम कम हो जाता है, लैट्रिन का कलर ब्राइट रेड होता है, आरबीसी रॉलियॉक्स फॉर्मेशन करता है और चारकोट लीड एंड क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। अब ये कहना बिना स्टूल टेस्ट किए कहना मुश्किल है कि डिसेंट्री सिर्फ एंटामीबा के कारण है या एंटामीबा के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। आमतौर से जब पानी कंटामिनेटेड होता है, फूड कंटामिनेटेड होता है, तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ये दोनों कंटामिनेट करते हैं, इसलिए दोनों का एक संयुक्त प्रभाव होता है डिसेंट्री। तो इलाज के समय में इस सावधानी को भी बरतने की ज़रूरत है। अब जो कोलोन की दीवार में घाव होता है, कोलाइटिस होता है, या अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस होता है, तो वह घाव बहुत ही छोटा, एक पिन हेड के समान या 1-1 इंच बड़ा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है। अगर वर्टिकल सेक्शन लेकर देखते हैं तो हमको ये घाव विभिन्न शेप में दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए फोटोग्राफ है कोलोन, अफेक्टेड कोलोन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में ए डायग्राम में सतह पर थोड़ा थोड़ा डैमेज नज़र आ रहा है और ठीक उसके नीचे काफ़ी डैमेज है, एपिथेलियम काफ़ी नष्ट हो चुका है। दाहिनी ओर भी आप देख रहे हैं कि एपिथेलियम का न्यूक्लियस आपको किनारे किनारे दिख रहा है, लेकिन नीचे के डायग्राम में देख रहे हैं ये सारे सेल बिखर गए हैं। यानी कि एंटामीबा एपिथेलियम को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये घाव का शेप है और गहराई है। पहला एकदम सुपरफिशियल है जो भिलाई के ठीक नीचे है, दूसरा डीप अल्सर है जो सब म्यूकोसा में है, तीसरा पूरी तरह से सब म्यूकोसा में चला गया है और यह मस्कुलरिस म्यूकोसा तक चला जाता है, और चौथा घाव जिसमें कि कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी डैमेज हो रहा है और ब्लड कैपिलरी डैमेज होने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है। पहले भी मैंने कहा कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में खासकर लीवर प्रभावित होता है, लेकिन कभी कभी यह स्प्लीन, लंग्स, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और ब्रेन में भी हो सकता है। अब अमीबाइसिस से कैसे बचें? तो जैसे हमने पहले कहा कि ओपन डिफिकेशन इसका सबसे प्रमुख कारण है, उसे एकदम बंद कर देना चाहिए। नालियां हो तो पक्के नाले हो, उन्हें ढका रहना चाहिए और किसी भी तरह नालियों के पानी चापानल, कुएं और तालाबों में सीधे जाकर डिस्पोज ना हो। जितना सैनिटेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड होगा, अच्छा होगा।
फीकल डिस्चार्ज के थ्रू फैलने वाले रोगों की संभावना, डायरिया, डिसेंट्री की संभावना, यहाँ तक कि टाइफाइड की संभावना भी कम होती है। इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर को साफ करना, अच्छी तरह से फिल्टर करना, बॉयल करना या क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, फिटकरी और चारकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। घरेलू फिल्टर में भी अगर हम 2 घड़े का इस्तेमाल करते हैं, एक में हम चारकोल ब्लॉक और फिटकरी डालते हैं और फिर दूसरे दिन उसका पानी निकाल कर दूसरे में जाता है, या एक घड़ा पर दूसरा घड़ा लगाते हैं और ऊपर वाले घड़े से रुई के बने हुए फिल्टर के द्वारा या कपड़े के बने हुए फिल्टर के द्वारा पानी टपक कर नीचे वाले घड़े में आता है, तो वह इन्फेक्शन से मुक्त होता है। ऊपर के घड़े में अगर जरूरत हो तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से रोकना चाहिए और बिना अच्छी तरह से हाथ साफ किए कोई भी चीज खाने से मना करना चाहिए। कुछ बच्चे मुंह में उंगली रखते हैं, इस बुरी आदत को भी छुड़ाना चाहिए। इसी बुरी आदत के कारण छोटे बच्चों का अक्सर पेट खराब रहने की शिकायत होती है। अब अगर इन्फेक्शन हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रोटोजोआ को मारने के लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल नाम की दवाइयों का उपयोग होता है। इसे हम एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोजिल इत्यादि के रूप में भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।